हेलो मेरे दोस्तों, मैं इंजीनियर संदीप कुमार आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल इंजीनियर साइंस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे होंगे और अपने परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, आज का क्लास आप सभी जितने विद्यार्थी 10th और 12th एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें हिंदी का जो विषय है जिसमें व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस व्याकरण में हम आज एक टॉपिक देखने वाले हैं, समास, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या है महत्वपूर्ण है। क्या है कि इससे इस टॉपिक से रिलेटेड कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न, हर बार आपके एग्जाम में प्रश्न क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। 2 से 3 ऑब्जेक्टिव जो रहता है वह समास नामक टॉपिक से क्या किया जाता है हर बार, चाहे वो आप 10th का एग्जाम दे रहे हो या 12th का एग्जाम दे रहे हो, इस विषय से, इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से प्रश्न क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो आज के क्लास में मेरे दोस्तों हम इस समास जो टॉपिक है, इस टॉपिक को बहुत ही बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से समझेंगे कि इसमें के जितने भी प्रश्न जो आ सकते हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, वह प्रश्न आपसे छूटे नहीं। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखेंगे जिससे आपको पूरे अच्छे तरीके से यह टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए मेरे दोस्तों आज के क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि समास क्या होता है। तो पहले मेरे दोस्तों हम समझते हैं कि समास का मतलब क्या होता है। तो समास का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि इसमें क्या रहता है, 2 या 2 से अधिक पदों का समूह रहता है। 2 या 2 से अधिक पदों का समूह, 2 या 2 से अधिक पदों के समूह को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, समास कहते हैं। अब बात आती है मेरे दोस्तों कि सबसे पहले आप समझेंगे कि आखिर पद होता क्या है, पद किसको कहते हैं। तो जैसे मान के चलिए मेरे दोस्तों कि हमने क्या कर दिया, एक जैसे लिख दिया, अगर हमने क्या लिख दिया, कलम, क्या लिख दिया, कलम, अगर हमने क्या कर दिया, लिख दिया, तो अगर यह अकेले अगर दिखाई दे रहा है तो इसको हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, शब्द। लेकिन इसी शब्द को अगर किसी वाक्य के अंदर अगर हम लिख देते हैं, जैसे अगर हम लिख दें यह कलम मेरी है, क्या लिख दें, यह कलम मेरी है, तो हमने इस शब्द को एक वाक्य के अंदर लिख दिया, तब यह बन जाता है पद। तब इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, पद। ऐसे ही पदों के समूह को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जब वह 2 या 2 से अधिक पद मिल करके एक समस्त पद का निर्माण कर देता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। उम्मीद है कि आपको समास क्या परिभाषा होता है वह समझ में आया होगा। उदाहरण के माध्यम से मेरे दोस्तों हम समझ लेते हैं कि समास, जैसे हमने क्या कर दिया, त्रिनेत्र लिख दिया। अब त्रिनेत्र को अगर विग्रह करेंगे तो 2 तरीके से इसको विग्रह कर सकते हैं। एक तो हो सकता है क्या, तो 3 आंखों का समूह हो सकता है, 3 आंखों का समूह, और एक दूसरे तरीका से 3 आंखें हैं जिसकी, 3 आंखें हैं जिसकी। अब देखिए मेरे दोस्तों, हमने क्या कर दिया, त्रिनेत्र जो पद समूह शब्द है इसको हमने कई भागों में तोड़ दिया, जैसे 3 आंखों का समूह। अब हमने बताया कि पद किसको कहते हैं, तो अगर वह किसी वाक्य के अंदर, तो इसमें देखिए कई गो पद है, 1 2 3 4 गो पद मिल करके एक पद समूह का निर्माण कर रहे हैं। तो ऐसे ही पद समूह को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब यह विग्रह कैसे होता है, जब हम इसके प्रकार आपको बताएंगे तो आपको बेहतर तरीके से और क्या होगा, समझ में आएगा कि कैसे यह विग्रह होता है। तो त्रिनेत्र क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। नीलकंठ क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। चतुर्भुज क्या हो जाएगा, समास हो जाएगा। अब इसको हम बांट करके, अलग अलग रूपों में इसको बांट करके हम क्या करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है। तो समास के अगर प्रकार की बात करें मेरे दोस्तों, तो समास के 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार, 6 प्रकार। एक पहला जो होता है वह क्या होता है, द्विगु समास होता है। पहला क्या होता है मेरे दोस्तों, द्विगु समास, द्विगु समास। दूसरा जो होता है मेरे दोस्तों वह द्वंद्व समास होता है। क्या होता है, द्वंद्व समास। तीसरा जो होता है वह अव्ययी भाव समास होता है। तीसरा का नाम क्या है, अव्ययी भाव समास। चौथा जो होता है मेरे दोस्तों वह कर्मधारय समास होता है। क्या होता है, कर्मधारय समास।
और पांचवा जो प्रकार होता है वह आपका तत्पुरुष समास। क्या होता है? तत्पुरुष समास। और अंतिम छठा प्रकार जो होता है वह बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है मेरे दोस्तों? बहुब्रीहि समास। तो कितने प्रकार हो गए? तो 6 प्रकार होते हैं समास के। कितने प्रकार? 6 प्रकार। एक होता है क्या? द्विगु समास। दूसरा क्या होता है? द्वंद्व समास। तीसरा क्या होता है? अव्ययीभाव समास। चौथा क्या होता है? कर्मधारय समास। पांचवा तत्पुरुष समास। और छठा क्या होता है? बहुब्रीहि समास। यह समास के क्या होते हैं? प्रकार होते हैं। अब मेरे दोस्तों बारी बारी से एक एक करके हम सबके बारे में क्या करते हैं? समझते हैं कि यह जो समास है यह क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे। आपको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा भी और पहचानने का तरीका भी आपको क्या करूंगा? बताऊंगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों हम समझते हैं किसको? द्विगु समास को समझते हैं कि द्विगु समास होता क्या है। तो द्विगु समास कहता है कि मेरे दोस्तों अब हमने क्या कहा कि समास का मतलब 2 या 2 से अधिक पद, यानी कम से कम कितना पद रहेगा? तो 2 पद रहेगा। कितना पद रहेगा? 2 पद। तो द्विगु समास को अगर कहा जाए तो इसमें 2 पद रहेगा। तो पहला पद जो होगा, पहला पद वह संख्या को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा मेरे दोस्तों? संख्या को। और दूसरा जो पद होता है, दूसरा पद वह समूह को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? समूह को। यानी आप ध्यान रखेंगे कि पहला पद किसको दर्शाएगा? संख्या को। दूसरा पद किसको दर्शाएगा मेरे दोस्तों? तो समूह को दर्शाता है। यानी इसमें पहला पद संख्या बताए, दूसरा पद समूह बताए। ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? द्विगु समास। इसमें अब उदाहरण समझते हैं कि इसमें क्या क्या मेरे दोस्तों आ जाएगा, किसको हम द्विगु समास कहेंगे। तो द्विगु समास में आपको गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 डैश डैश, यानी 10 20 30 इसके बीच की संख्या इसमें नहीं आएगा। तो 1 से लेकर कहाँ तक? 10 तक, फिर 20 30 40 50 ऐसे सब जो संख्या होता है वह किसका उदाहरण होता है? द्विगु समास का होता है। किसका होता है? द्विगु समास का। अब कुछ पद समूह देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर आपको बताया था क्या? त्रिनेत्र। क्या बताया था मेरे दोस्तों? त्रिनेत्र। यानी इसको अगर देखें तो पहला पद किसको दर्शाए? संख्या। तो त्रि मतलब क्या होता है? 3। नेत्र मतलब क्या होता है? आँख। क्या होता है? आँख। यानी 3 आँखों। और बाद वाला पद किसको दर्शाता है? समूह को। तो 3 आँखों का क्या? समूह। कैसे विग्रह कर देंगे? तो 3 आँखों का क्या? समूह। यानी पहला पद संख्या को, बाद वाला पद किसको? समूह को। ऐसे ही पद समूह को हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। और उदाहरण देख लेते हैं मेरे दोस्तों। इसके अलावा भी अगर उदाहरण की बात करें तो आपका हो जाएगा जैसे चतुर्भुज। क्या लिख दें? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज किसको कहते हैं? जिसमें 4 भुजाएं रहती है उसको क्या कहते हैं? चतुर्भुज। यानी चतुर मतलब क्या होता है? 4। तो क्या हो जाएगा? 4। भुजा मतलब भुजा, तो 4 भुजाओं। और बाद वाला पद दर्शाता है किसको? है समूह को। तो 4 भुजाओं का क्या? समूह। 4 भुजाओं का समूह। यानी पहला पद संख्या को, बाद वाला पद किसको? समूह को। ऐसे ही पद समूह को हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास। एक और उदाहरण समझ लेते हैं। त्रिवेणी। क्या? त्रिवेणी। त्रि मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों? 3। क्या होता है? 3। वेणी मतलब होता है धाराओं, धारा। क्या होता है? धारा। तो 3 धाराओं का समूह। यानी जहाँ पर 3 तरह की धाराएं आकर, यानी पानी की धारा आकर मिलती है तो उसको हम, उस संगम को क्या कहते हैं? त्रिवेणी कहते हैं। तो 3 धाराओं का क्या? समूह। यानी इसमें ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, तो पहला क्या दर्शा रहा है? संख्या। बाद वाला पद क्या दर्शा रहा है? समूह। ऐसे ही पद समूह को हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास। उम्मीद है कि आपको यह समास समझ में आया होगा। द्विगु समास किसको कहते हैं? अब समझते हैं मेरे दोस्तों दूसरा द्वंद्व समास। आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं अगले समास की ओर और देखते हैं आपका द्वंद्व समास। दूसरा मेरे दोस्तों कह रहा है द्वंद्व समास।
दूसरा क्या, द्वंद्व। द्वंद्व मतलब क्या होता है, दो। क्या होता है, दो। यानी पद कितना होगा, दो ही पद होगा। इसमें क्या होता है मेरे दोस्तों, तो दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। यानी दोनों का अपना अपना क्या होगा, अर्थ होगा। या इसके अलावे दोनों एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं। यानी दोनों पद विपरीतार्थक होते हैं, यानी एक दूसरे का विपरीत अर्थ देगा। एक दूसरे का क्या देगा मेरे दोस्तों, विपरीत अर्थ देगा। ऐसे पद समूह को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। यानी इसमें दोनों पद क्या होगा, प्रधान होगा, या तो दोनों पद एक दूसरे का विपरीत अर्थ देंगे। समास विग्रह करने पर किसका प्रयोग करेंगे, तो समास विग्रह। समास विग्रह के लिए मेरे दोस्तों हम और का या तथा का प्रयोग करते हैं। और या क्या, तथा, इसका प्रयोग करते हैं जब हम क्या करते हैं, इसका विग्रह करेंगे। उदाहरण समझते हैं। उदाहरण में जैसे हमने क्या कर दिया, इसके अलावा मेरे दोस्तों एक और पहचान इसका याद रखेंगे कि दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह रहेगा। दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह में दोस्तों किसको कहते हैं, तो यह जो बीच में डैश वाला जो चिन्ह आप देते हैं, इसी को क्या कहा जाता है, योजक चिन्ह कहा जाता है। उदाहरण समझते हैं। जैसे मेरे दोस्तों हम क्या रख दें, अगर रात दिन लिख देते हैं, क्या, रात दिन। अब ध्यान देंगे मेरे दोस्तों, तो इसमें ध्यान दीजिए कि इसमें बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह। अगर बीच में योजक चिन्ह है, इसका मतलब कौन सा समास, द्वंद्व समास। कहता है कि दोनों पद प्रधान होगा, यानी रात का अपना अर्थ होता है, दिन का क्या, अपना अर्थ, यानी दोनों पद क्या है, प्रधान है। विग्रह करने के लिए मेरे दोस्तों हमने बताया कि किसका प्रयोग करेंगे, और का, यानी अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, रात और दिन। क्या हो जाएगा, रात और दिन। एक और उदाहरण से समझते हैं कि विपरीतार्थक कैसे होता है। जैसे हम क्या कर दे मेरे दोस्तों, लिख दे अगर शीतोष्ण, क्या लिख दे, शीतोष्ण। शीतोष्ण में भी देखिए मेरे दोस्तों दो प्रकार के शब्द हैं, एक है शीत और दूसरा क्या है, उष्ण। शीत और क्या, उष्ण। शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब क्या, गर्म। एक इसका मतलब मेरे दोस्तों ठंडा और गर्म, यानी एक शीत का उल्टा क्या होता है, गर्म, यानी ठंडा का उल्टा क्या होता है, गर्म होता है। यानी क्या होता है, विपरीतार्थक अर्थ दे रहा है, यानी एक दूसरे का विपरीत अर्थ दे रहा है। और ऐसे ही पद समूह को हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो रात दिन कैसा समास, द्वंद्व समास। शीतोष्ण कैसा समास, द्वंद्व समास। दादा दादी कैसा समास, द्वंद्व समास। नाना नानी कैसा समास मेरे दोस्तों, द्वंद्व समास। तो यह सब किसके उदाहरण हो जाएंगे, द्वंद्व समास के। इसके अलावा मेरे दोस्तों संख्या में भी हमने आपको बताया था कि संख्या में भी जो बचा हुआ गिनती था, जैसे 10 के बाद 11 हमने छोड़ दिया था, तो 11, 12, 13, 21, 22, ऐसे जो संख्या होंगे इसको भी हम क्या कहेंगे, द्वंद्व समास। इसको विग्रह करने के लिए तो बचपन में आपको सिखाया जाता होगा कि 10 पर 1 11, यानी 10 और 1 क्या होता है, 11। तो इसको विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 और क्या, 1, 10 और 1। इसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, 11। बीच में क्या आ गया, और आ गया। और विग्रह करने में किसका और का प्रयोग करते हैं, द्वंद्व समास में। इसलिए यह संख्या जो हो जाएगा कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। आई होप आपको द्वंद्व समास भी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं मेरे दोस्तों, तीसरा जो समास का प्रकार है उसको देखते हैं। तो तीसरा मेरे जो प्रकार है दोस्तों वह क्या है, अव्ययी भाव समास है। क्या है, अव्ययी भाव समास। तो तीसरे प्रकार में अव्ययी भाव समास में अगर मेरे दोस्तों बात करें तो इसमें क्या होता है कि अव्ययी भाव समास में पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान होता है। तो एक तो ध्यान रखेंगे कि इसमें पूर्व पद प्रधान, इसमें पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। इसके अलावा मेरे दोस्तों इसमें क्या रखेंगे, याद रखेंगे, तो इसमें पहला पद जो रहता है, पहला पद
अव्यय या उपसर्ग होता है। अव्यय ये क्या मेरे दोस्तों, उपसर्ग होता है। ऐसे समास को भी क्या कहते हैं हम, अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा पद जो रहता है उसकी आवृत्ति बार बार होती है। दूसरे पद की आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब होता है एक ही चीज बार बार क्या की जाए, दोहराई जाए, उसी को क्या कहा जाता है, आवृत्ति। यानी पूर्व पद की प्रधानता होती है। पहला पद अव्यय या क्या होता है, उपसर्ग होता है। दूसरा पद क्या होता है, आवृत्ति इसमें दर्शाई जाती है। अब मेरे दोस्तों उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि अव्ययी भाव समास होता क्या है, कैसे हम समझेंगे कौन अव्ययी भाव समास है। अब जैसे मेरे दोस्तों हम क्या कर दें, लिख दें उदाहरण में प्रतिदिन। क्या लिख दें, प्रतिदिन। इसमें मेरे दोस्तों ध्यान देंगे तो प्रति और दिन, दिन के आगे क्या लगा है, उपसर्ग। यानी किसी शब्द के आगे कोई शब्द अंश अगर लगता है तो उसको उपसर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उपसर्ग। इसका मतलब दिन के आगे क्या, प्रति, तो यह उपसर्ग लगा है इसलिए प्रतिदिन क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। पहला पद अव्यय या क्या, उपसर्ग, तो उपसर्ग मिल गया। दूसरे पद की आवृत्ति होती है, यानी प्रतिदिन का मतलब रोज का दिन जो रहता है उसी को क्या कहा जाता है, प्रतिदिन। या कि एक ही चीज को बार बार दोहराने का कार्य किया जा रहा है, इसलिए ऐसे समास को हम क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक दिन या हर दिन। क्या हो जाएगा, हर दिन। इसके अलावा मेरे दोस्तों भरपेट, भरपेट भी कौन सा समास हो जाएगा, तो अव्ययी भाव समास। पेट, भरपेट का क्या, पेट भर। अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, पेट भर। बार बार एक और कुछ उदाहरण पूछा जाता है, जैसे दिनों दिन, दिनों दिन, यानी दिनों दिन। इसके अलावा रातों रात, रातों रात। इसके अलावा हाथों हाथ। या जब एक ही तरह के दो शब्द अगर दिखाई देता है एक ही में मेरे दोस्तों, तो ऐसे समास को भी हम क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। इसके अलावा और उदाहरण क्या हो सकता है, तो एक और चीज़ें ध्यान रखेंगे कि अव्ययी भाव समास में यथा से जुड़ा हुआ ज़्यादा शब्द पूछता है। जैसे यथाक्रम, यथारूप, यथारूप, यानी किससे जुड़ा हुआ, यथा से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ, यथा से। यथाक्रम का मतलब, यथा मतलब होता है के अनुसार। यथा का अर्थ क्या होता है, के अनुसार। तो यथाक्रम यानी क्रम के अनुसार। यथारूप मतलब रूप के अनुसार। तो अभी कौन सा समास हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो अव्ययी भाव समास हो जाता है। कौन सा समास, अव्ययी भाव समास। आई होप आपको भी अव्ययी भाव समास अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं मेरे दोस्तों अगला समास जो आपका है, कौन सा समास, कर्मधारय समास। चलिए देखते हैं कर्मधारय समास जो होता है वह क्या होता है और कैसे उसको समझेंगे कि कर्मधारय समास कौन है। चौथा प्रकार जो है मेरे दोस्तों वह क्या है, कर्मधारय समास। क्या है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में कहता है कि पहला पद जो होगा, क्या मेरे दोस्तों, पहला पद, पहला पद जो रहता है मेरे दोस्तों वह विशेषण होता है। क्या होता है, विशेषण। पहला पद क्या होता है, विशेषण। दूसरा पद जो होता है वह विशेष्य होता है। क्या होता है, दूसरा पद विशेष्य। विशेष्य का मतलब समझ लीजिए क्या है, संज्ञा। क्या है कि किसी न किसी संज्ञा या सर्वनाम की ही क्या बताया जाता है, विशेषता बताया जाता है। तो अगर उसमें विशेष्य नहीं जुड़ा रहेगा तो फिर विशेषण भी नहीं होगा। तो दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य। पहला पद क्या होता है, विशेषण। इसके अलावा मेरे दोस्तों इसमें बात करें कि विग्रह करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो विग्रह के लिए मेरे दोस्तों जो या जैसा का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जो या जैसा। इसका विग्रह करने के लिए जो या जैसा का प्रयोग करते हैं। किस समास में, कर्मधारय समास में। कौन सा प्रकार है, चौथा, कर्मधारय समास। अब मेरे दोस्तों उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि उदाहरण में कैसे हम समझेंगे। जैसे हम क्या कर दे मेरे दोस्तों, अगर लिख दे क्या, नीलकंठ। क्या लिख दे, नीलकंठ। इसके अलावा मेरे दोस्तों हम क्या लिख दें, चंद्रमुख। क्या लिख दें, चंद्रमुख। इसके अलावा मेरे दोस्तों हम क्या लिख दें, नीलकंठ हो गया, चंद्रमुख हो गया,
लंबोदर लिख दें। क्या लिख दें? लंबोदर। तो ऐसे समास को भी क्या कहेंगे? अब कर्मधारय समास। अब इसका विग्रह करके देखते हैं मैं दोस्तों कैसे। तो कहला है कि पहला पद क्या बताता है? विशेषण होता है। यानी कह रहा है नीलकंठ, यानी कंठ का रंग बता रहा है कैसा? नीला, यानी कंठ का विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बता रहा है, तो ऐसे ही समास को हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। यानी विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? तो नीला है। अब देखिए मेरे दोस्तों, हमने बताया कि विग्रह करेंगे तो जो या जैसा का प्रयोग करते हैं। यानी क्या? नीला है जो कंठ। क्या हो जाएगा? नीला है जो कंठ, यानी कंठ का रंग बता रहा है, विशेषता बता रहा है, तो वह कैसा क्या हो जाएगा? नीलकंठ। नीलकंठ कौन सा समास हो जाएगा? तो कर्मधारय समास। चंद्रमुख का मतलब क्या मेरे दोस्तों? तो चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के जैसा मुख। तो किसका प्रयोग करते हैं? जो या जैसा का प्रयोग करते हैं। यानी जिसका गोल मटोल मुंह रहता है उसको हम क्या कहते हैं? चंद्रमुख कहते हैं। तो चंद्रमा के जैसा मुख क्या हो जाएगा? चंद्रमुख हो जाएगा। लंबोदर का मतलब है दोस्तों, इसमें दो शब्द, एक लंबा और दूसरा क्या? उदर। यानी उदर मतलब होता है पेट, यानी जिसका पेट लंबा रहता है उसी को क्या कहते हैं? लंबोदर कहा जाता है। तो लंबा है उदर जो, उसको क्या कहा जाएगा? लंबोदर। तो लंबा है उदर जो, यानी जिसका पेट बड़ा है उसको हम क्या कहते हैं? लंबोदर कहा जाता है। तो लंबा है उदर जो, यानी जो या जैसा रहेगा, तो ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। यो चौथा समास भी आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए मेरे दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले समास की ओर और देखते हैं अगला तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दोस्तों क्या कहता है? कौन सा समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहता है कि इसमें उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी बाद वाले पद की। उत्तर पद क्या होता है? कौन सा प्रकार? पांचवा प्रकार है। उत्तर पद की प्रधानता, यानी बाद वाले पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। किस समास में? तत्पुरुष समास में। इसके अलावे दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह छुपा होता है। दोनों पदों के बीच क्या दे मेरे दोस्तों? कारक चिन्ह होता है। ऐसे समास को हम क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? तत्पुरुष समास। अब कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। यह ध्यान रखेंगे, सीधा प्रश्न पूछता है कि किस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो कौन सा समास? तत्पुरुष समास। इसके अलावा हमने किस समास में पूर्व पद की प्रधानता होती है, तो अब यही भाव समास। किस समास में दोनों पद की प्रधानता होती है, तो द्वंद्व समास। अब चलिए मेरे दोस्तों उदाहरण के माध्यम से हम इसको क्या करते हैं? समझते हैं। तो तत्पुरुष समास में अगर देखा जाएगा मेरे दोस्तों, तो उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे हम लिख दे बस चालक। क्या लिख दे? बस चालक। इसके अलावा मेरे दोस्तों हम राजमहल लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? राजमहल। इसके अलावा राजपुत्र लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? राजपुत्र। इसके अलावा मेरे दोस्तों देव मंदिर लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? देव मंदिर। इसके अलावा मेरे दोस्तों आत्मनिर्भर लिख देते हैं। आत्मनिर्भर। अब चलिए मेरे दोस्तों इसको हम विग्रह करके समझते हैं और कैसे समझते हैं यह भी कि कैसे इसमें उत्तर पद की भी क्या होती है? प्रधानता होती है। तो मेरे दोस्तों अगर बात करें बस चालक, तो बस चालक कहते हैं किसको हैं? तो जो बस को क्या करता है? चलाता है, उसी को क्या कहा जाता है? बस चालक। यानी बस को चलाने वाला। बस को चलाने वाला उसको क्या कहा जाता है? बस चालक कहा जाता है, जो बस को क्या करता है? चलाता है। राजमहल का मतलब क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? राजा का महल। यानी राजमहल जो राजा का क्या होता है? महल। तो इसका क्या हो जाएगा? राजा का महल। क्या हो जाएगा? राजा का महल। राजपुत्र मतलब क्या दे मेरे दोस्तों? तो राजा का क्या? पुत्र। राजा का पुत्र हो जाएगा।
इसके अलावा मेरे दोस्तों देव मंदिर, देव मंदिर किसको होते हैं? देव के लिए क्या? मंदिर, यानी देव के लिए, भगवान के लिए जो मंदिर होता है उसी को क्या कहा जाता है? देव मंदिर। तो देव के लिए मंदिर, देव के लिए क्या? मंदिर। आत्मनिर्भर का मतलब क्या हो जाता है मेरे दोस्तों? यानी खुद पर निर्भरता, उसी को क्या कहा जाता है? आत्मनिर्भर। जैसे भारत में चलता है, क्या कहा जा रहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, यानी खुद पर क्या होना चाहिए? निर्भर होना चाहिए, किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो आत्मनिर्भर यानी आत्मा पर निर्भर, यानी खुद पर क्या? निर्भर, नहीं आत्मा पर निर्भर, उसी को क्या कहा जाता है? आत्मनिर्भर कहते हैं। अब मेरे दोस्तों यह समझते हैं कि कैसे इसमें उत्तर पद यानी बाद वाले पद की प्रधानता। अब मेरे दोस्तों अगर बात करें तो देखिए बस चालक, अभी एक पद बस है, एक दूसरा क्या? चलाने वाला। तो बस चालक बताइए किसको? बस को कहते हैं या चलाने वाले को कहते हैं? किसको कहते हैं? चलाने वाले को। यानी किस पद की प्रधानता है? बाद वाले। राजमहल, राजा का महल, यानी राजमहल राजा को कहते हैं या महल को कहते हैं? किसको कहते हैं? महल को। इसलिए कौन सा पद है? बाद वाला पद। राजा का पुत्र, यानी राजपुत्र कहते हैं किसको है? राजा को या पुत्र को? किसको कहा जाता है? पुत्र को। इसलिए किस पद की प्रधानता? बाद वाले पद की प्रधानता है। इसलिए इसमें ऐसे समास में हम कहते हैं कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद की क्या होती है? प्रधानता होती है। देव मंदिर, देव के लिए मंदिर। आत्मनिर्भर, आत्मा पर क्या? निर्भर। अब मेरे दोस्तों इसमें यह भी पूछ देता है कि तत्पुरुष के भी कितने प्रकार होते हैं? तो तत्पुरुष के भी 6 प्रकार होते हैं। इसके लिए आपको कारक याद रखना होगा। हमें जानते हैं कि कारक जो होता है वह 8 होता है। कितना होता है? 8। तो उसमें पहला वाला हम छोड़ देंगे कर्ता, और अंतिम वाला छोड़ देंगे संबोधन। बाकी जो 6 बचता है उसी 6 के आधार पर क्या होता है? तत्पुरुष समास, जिसमें आपका पहला कर्ता ने क्या हो जाता है? कर्ता ने। दूसरा कर्म को, यानी कर्ता वाला छोड़ देंगे, दूसरा कौन आएगा? कर्म को। तो इसमें कौन सा? को है, तो यह कौन सा? कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। इसमें का है और संबंध बताता है तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। इसमें भी का है तो संबंध तत्पुरुष। के लिए संप्रदान वाला होता है मेरे दोस्तों। संप्रदान के लिए कारक का चिन्ह आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए कि संप्रदान का चिन्ह क्या होता है? तो क्या होता है? के लिए होता है। इसलिए के लिए संप्रदान तत्पुरुष हो जाएगा। आत्मनिर्भर पर कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष हो जाएगा। तो यह मेरे दोस्तों किसके प्रकार हो गए? तो तत्पुरुष समास के हो गए। और तत्पुरुष समास होता क्या है इसको हमने बेहतर तरीके से क्या कर लिया? समझ लिया। अब अंतिम में दोस्तों बचता है कौन सा? बहुब्रीहि समास। तो चलिए अब समझते हैं कौन सा? बहुब्रीहि समास को। थोड़ा सा मेरे दोस्तों यह क्लास क्या होने वाला है? लंबा होगा, लेकिन आप उम्मीद बना करके रखें कि आपको यह क्लास देखने के बाद आपको दोबारा समास देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप अच्छे से अपने एग्जाम में बेहतर मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो। चलिए मेरे दोस्तों बढ़ते हैं, देखते हैं बहुब्रीहि समास को लेकर। कौन सा? बहुब्रीहि समास आपका 6ठा प्रकार। बहुब्रीहि समास की अगर बात करें मेरे दोस्तों तो बहुब्रीहि समास में कहता है कि अन्य पद की प्रधानता, अन्य पद की प्रधानता, यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्तों कि इसमें दोनों में से किसी पद की प्रधानता नहीं होती है। अब एक बार मैं आपको फिर से याद दिला दूं, द्वंद्व समास में दोनों पद की प्रधानता, अव्ययी भाव समास में पूर्व पद की प्रधानता, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता और बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता। यह 3 आपसे पूछता है। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, इसमें पूर्व पद प्रधान होते हैं, इसमें उत्तर पद प्रधान होते हैं और इसमें अन्य पद प्रधान होता है। यह 4 तरीके से सीधा सीधा प्रश्न कर देता है आपके परीक्षा में कि किस समास में उत्तर पद की प्रधानता तो तत्पुरुष, किस समास में दोनों पद की प्रधानता तो द्वंद्व, किस समास में पूर्व पद की प्रधानता तो अव्ययी भाव और किस समास में अन्य पद की प्रधानता तो बहुब्रीहि समास। चलिए अब समझते हैं मेरे दोस्तों इसको, आपको कौन सा? तो बहुब्रीहि समास को। तो बहुब्रीहि समास कहता है कि इसमें अन्य पद की प्रधानता होती है। किस पद की? अन्य पद की। इसके अलावा मेरे दोस्तों इसमें हम बात करें अन्य पद की क्या होती है? प्रधानता, यानी दोनों में से किसी पद की प्रधानता नहीं होगी। इसके अलावा मेरे दोस्तों अगर इसमें हम क्या करते हैं? विग्रह करते हैं। क्या करते हैं? विग्रह। तो विग्रह करेंगे मेरे दोस्तों, तो विग्रह करने के लिए जिसे, जिसका या जिसके प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? जिसका या जिसके जो शब्द होता है इसका प्रयोग करते हैं। किसके लिए? बहुब्रीहि समास के विग्रह के लिए। जैसे उदाहरण स्वरूप हम बात करें मेरे दोस्तों तो हम क्या लिख देते हैं? एक हमने उदाहरण लिया था त्रिनेत्र। इसके अलावा मेरे दोस्तों बात करें तो हम नीलकंठ,
इसके अलावा में दोस्तों बात करें हम तो त्रिनेत्र हो गया, नीलकंठ हो गया, पंजाब, इसके अलावा पंकज। अब चलिए मेरे दोस्तों इसको समझते हैं। तो हमने कहा मेरे दोस्तों इसमें क्या होता है, कहता है कि अन्य पद की प्रधानता। अब विग्रह करेंगे तो जिसका या जिसके, यानी त्रि मतलब क्या होता है, तीन। क्या होता है, तीन। नेत्र मतलब क्या, आंखें। तो तीन आंखें हैं जिसकी, तीन आंखें है क्या, जिसकी। इसके अलावा नीलकंठ, यानी नीला है कंठ जिसका। क्या हो जाएगा, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। इसका विग्रह करेंगे तो पंजाब का मतलब 5 नदियों का समूह। पंजाब का मतलब क्या होता है, इसमें नहीं आएगा मेरे दोस्तों पंजाब। अब यहां में दोस्तों देखिए कि 3 आंखें हैं जिसकी, तो 3 आंखें किनकी है, शंकर जी की। यह क्या हो जाएगा, शंकर जी। नीला है कंठ जिसका, यानी यह भी किनका है, शंकर जी का। अब मेरे दोस्तों देखिए इसमें ध्यान दीजिए, बहुब्रीहि समास में कहता है कि अन्य पद की प्रधानता, यानी 3 आंखें है जिसकी, यानी ना ही 3 की प्रधानता है नहीं आंख की प्रधानता है। यह डायरेक्ट अर्थ किसका जाता है, शंकर जी। इसलिए किसी अन्य पद की यानी विशेष अर्थ देता है, इसलिए किसमें आ जाता है, बहुब्रीहि समास में। नीला है कंठ जिसका, ना ही नीले की प्रधानता है नहीं कंठ, यानी दोनों में से किसी की प्रधानता नहीं है। प्रधानता किसकी है, शंकर जी की। पंकज का मतलब क्या होता है, पंक मतलब क्या होता है, कीचड़। क्या होता है, कीचड़। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला। कीचड़ में जन्मा है जो, उसको क्या कहा जाता है, पंकज। और कौन जन्मा जाता है, क्या जन्मता है, तो कमल। क्या होता है, कमल। तो कमल जो हो जाएगा, पंकज का अर्थ क्या होता है, कमल। यानी अगर यह विशेष अर्थ देता है तो यह बहुब्रीहि समास होता है। अब मेरे दोस्तों आपको ये कन्फ्यूजन करने के लिए यह प्रश्न का डाल देता है कि त्रिनेत्र, नीलकंठ। अब हमने आपको द्विगु समास में भी त्रिनेत्र बताया था कि 3 आंखों का समूह। नीलकंठ में बताया था नीला है कंठ जो, यह आपको कर्मधारय में बताया था। अब बात आती है कि यह तो दोनों हो जाएगा, यह भी दोनों हो जाएगा, यह द्विगु भी हो जाएगा और क्या, बहुब्रीहि भी हो जाएगा। और यह मेरे दोस्तों कर्मधारय भी हो जाएगा और क्या, बहुब्रीहि। अब बात आती है कि अगर प्रश्न आएगा एग्जाम में तो कौन हम लगाएंगे। अगर डायरेक्ट मेरे दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर डायरेक्ट पूछता है कि त्रिनेत्र कौन सा समास और ऑप्शन में द्विगु और बहुब्रीहि दोनों हैं, तो आपको बहुब्रीहि ही टिक लगाना है। क्या लगाना है, बहुब्रीहि। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बहुब्रीहि समास से ही बाकी सभी की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, इसलिए बहुब्रीहि समास को ही प्रधानता दी जाती है। इसमें भी अगर मेरे दोस्तों आएगा कि कर्मधारय या बहुब्रीहि है तो आपको बहुब्रीहि समास ही लगाना है। अगर ऑप्शन में बहुब्रीहि नहीं रहेगा तब आपको द्विगु या कर्मधारय इसमें से चुन करके क्या करना है, टिक लगाना है। लेकिन मेरे दोस्तों ध्यान देंगे, विग्रह करके दिया तो विग्रह उसी आधार पर बनाएंगे जैसा दिया होगा। अगर दिया होगा 3 आंखें है जिसकी, तब डायरेक्ट आपका बहुब्रीहि। लेकिन 3 आंखों का समूह, तब क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। ठीक वैसे ही नीला है कंठ जिसका अगर दिया है तो बहुब्रीहि, और नीला है कंठ जो, तब वह क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्मधारय। तो या मेरे दोस्तों द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि में कुछ समानताएं होती है, जिसको हमने क्या किया, आपको अच्छे तरीके से बताने का प्रयास किया। एक मेरे दोस्तों और इसमें आप समझ लेंगे, एक होता है नई समास होता है। क्या होता है, नई समास। इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए, इससे भी कभी कभी प्रश्न क्या कर देता है, पूछ देता है। कौन सा समास, नई समास। तो नई समास में मेरे दोस्तों आप याद रखेंगे कि जिसमें नकारात्मक भावना हो। क्या हो, नकारात्मक चीजें दर्शाई जाए, उसको हम क्या कहते हैं, नई समास। जैसे असंभव, क्या हो जाएगा, असंभव, असभ्य।
तो असंभव असभ्य, यानी जो संभव ना हो उसको असंभव, जो सभ्य ना हो उसको क्या, असभ्य। तो यह कौन सा समास हो जाता है, नई समास हो जाता है। और इससे भी कभी कभी आपके प्रश्न में, एग्जाम में प्रश्न क्या हो जाता है, बन जाता है। आई होप आप सभी को समास बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आप अच्छे से अपने एग्जाम में भी स्कोर कर पाएंगे। आप मेरे दोस्तों इसके बाद आप बताएंगे कि आपको किस टॉपिक पर, व्याकरण में कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए जिसमें आपको समस्या हो रही हो और आप नहीं बना पा रहे हो, तो मैं उस टॉपिक पे अच्छे तरीके से वीडियो बना दूंगा जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। आई होप आप सभी को यह टॉपिक बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए मेरे दोस्तों फिर मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।